श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। हेलो 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 हेलो। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ेगी बड़ी रह गई। एक ही वाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे पिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर दे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर जी। मैंने मैसेज किया था ग्रुप पर, ऐड कर दीजिए ना। ओहो, ऐड नहीं किया आपको मैंने। चलो एक बार जैसे क्लास खत्म होगी ना, जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत मुझे मैसेज कर देना,
ठीक है जी। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसी टाइम पे ऐड कर दूंगा। शायद मैंने आपको मैसेज देखा नहीं होगा, माफी चाहता हूं आपसे। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत मेरे को आप मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। स्वीट मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सागर, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग रामदेव, ईशा, गुड मॉर्निंग जी सना। सर जी आज अच्छा लगा यस सुनकर, मतलब यस सुनकर, यस सुनकर क्या क्या सुन के अच्छा लगा नालायकों। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जी। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मेरे को एक नई बात पता लगी यार, सेक्शन 15 नहीं दिया हो यार सीआर के, बताओ यार, बताओ। मतलब पूरा का पूरा, मतलब सेक्शन 32A तक का तो पूरा का पूरा आईबीसी है सीआर वाले आईबीसी के अंदर। पता नहीं सेक्शन 15 कहां गुम कर दिया, मैंने कल थोड़ा देखा, मेरे को नहीं मिला। आईबीसी वाले मॉड्यूल में है, मतलब आईबीसी वाले मॉड्यूल में है, बट पता नहीं इस वाले मॉड्यूल में मेरे को मिला नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सेक्शन 15 हम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमें करना है, बट मैं आपको पहले सेक्शन 16 कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले आईआरपी की अपॉइंटमेंट होगी, आईआरपी की अपॉइंटमेंट के बाद ही पब्लिक अनाउंसमेंट होगी। तो कल वाली क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हम सेक्शन 15 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कल जो हम डिस्कस करेंगे, कल हम सेक्शन 15 डिस्कस करेंगे। और कल आपकी क्लास होगी, कल संडे है ना, तो कल मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास लूंगा। ठीक है ना, कल मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, टाइमिंग ऐसा करेंगे कल वाली क्लास की, होपफुली टाइमिंग 9 बजे कर दूंगा, बाकी एक बार मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है ना, कल हमारे एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की पार्टी है, कल फेयरवेल है, तो प्रोफेशनल वाले बच्चे भी आ सकते हैं जी बिल्कुल। इस बैच के जो बच्चे, लास्ट बैच के जो भी बच्चे नहीं आए थे, तो फेयरवेल लास्ट टाइम हमने की नहीं थी, तो अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, पक्का पक्का वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है जी, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार आ जाओ, तो सेक्शन लेसन नंबर 16 हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का नाम क्या जी, इस चैप्टर का नाम है रोल फंक्शन। ये रोल स्प्रिंग रोल की बात नहीं कर रहा, कहीं तुम स्प्रिंग रोल समझो, ये रोल मतलब उसका क्या रोल है, उसका क्या महत्व है, उसकी उसकी क्या पोजीशन है। तो रोल, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये पूरा का पूरा चैप्टर उसके ऊपर डिवोटेड है। मतलब आईआरपी हो गया, आईपी हो गया, आरपी हो गया, उसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी के ऊपर डिवोटेड है। अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पहले 3-4 पेज आपको मैंने पढ़ने को कहा था, अगर आपने घर जाके पढ़े होंगे तो इन 3 पेज में कुछ भी नहीं है। 9-3 में से कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये इंट्रोडक्शन दे रखी है कि पहले 3 पेज के अंदर की जो आईपी है, आईआरपी है, आरपी है, ये क्या क्या करेंगे आईबीसी के अंदर। तो अगर आप क्रक्स निकालोगे ना, क्रक्स में यही लिखा हुआ है कि आईपी, आईआरपी, आरपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है पूरे आईबीसी का। जो भी आईबीसी संभालने वाले लोग हैं, ये आईपी, आईआरपी या आरपी ही होते हैं। इंसॉल्वेंसी को एंड तक लेके जाने वाले लोग जो हैं वो यही लोग होते हैं। पूरा का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। यही क्लेम रिसीव करते हैं, यही क्लेम को कोलेट करते हैं, यही क्लेम को आइडेंटिफाई करते हैं, यही क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं, यही क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके बिना इंसॉल्वेंसी आगे कंटिन्यू ही नहीं हो सकती। तो ये सारी की सारी बातें मोटा मोटी इसके अंदर दी हुई है। तो मेन जो हमें पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो हमें यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, इस पेज से जी। ये लगा लो, इस पेज से हमें यहां पे पढ़ना स्टार्ट करना है। और यहां पर एक रेगुलेशन नंबर 3 दे रखी है, आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे और लिखेंगे कंफर्म एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसमें से बन सकता है। ठीक है ना, कंफर्म एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसमें से बन सकता है। जो हमारी रेगुलेशन नंबर 3 यहां पे लिखी हुई है, इसके अंदर से कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इस रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर इस रेगुलेशन के बाद फिर हमारा डायरेक्टली जो होगा वो सेक्शन नंबर 16 स्टार्ट होगा, जहां पर आईआरपी की अपॉइंटमेंट की बात होती है। तो आईआरपी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो सारी बातें 16 में है, बट 16 से पहले एक रेगुलेशन 3 है, क्योंकि जो हम आईआरपी अपॉइंट करने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा, उसके लिए रेगुलेशन नंबर 3 लेकर आई है। ठीक है जी,
चलो एक बार पहले फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। ये क्या है, कह रहे हैं एन आईपी, आईपी का मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो एन आईपी इज ए पर्सन हु इज एनरोल विद आईपी। आपको मैंने पहले भी कहा था आईपी कहाँ एनरोल होता है, आईपी में। फिर रजिस्टर्ड कहाँ पे होगा, आईबीबीआई में। तो देखो ऐसे मेंबर एंड रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई, वही सेम बात जी, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, एक लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन होता है, पहले वो एग्जाम देना पड़ेगा, फिर ये एनरोल होगा आईपीए में, फिर ये रजिस्टर्ड होगा आईबीबीआई के साथ। Any eligible person having the required experience and qualification including a chartered accountant हो गया, cost accountant हो गया, company secretary हो गया, advocates हो गया, managerial person हो गया, can seek registration with IPA and IBBI after meeting the requirement of the regime। सिंपल सी बात है, खाली CS ही insolvency professional बन सकता है ऐसा नहीं है, खाली CA ही insolvency professional बन सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं CA भी बन सकता है, सीएस भी बन सकता है, सीएमए भी बन सकता है, लॉयर एडवोकेट भी बन सकता है, और जो मैनेजरियल पर्सन है मतलब फॉर एग्जांपल एमबीए उसने क्लियर की हुई है तो वो भी यहां पर जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। अच्छा अभी तक आपको मैंने कहा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है वो तीन एजेंसी है, मतलब अगर एडवोकेट को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो उसको एग्जाम इन तीनों में से किसी एक में देना पड़ेगा। ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये मत सोचना कि मैं सीएस बन गया तो मेरा आईपीए आईसीएसआई ही है, नहीं, आईपीए एक अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक अलग है। तो ये मत समझना कि दोनों सेम ही है कि अगर मैं सीएस बन गया तो मैं आईसीएसआई के आईपीएस से एग्जाम दूंगा, नहीं, आपको एनरोल करवाना है तो आप सीएमए वालों के यहां भी एनरोल करवा सकते हो, आपको एनरोल करवाना है आप सीए के यहां भी करवा सकते हो। वो तो नॉर्मली क्या होता है कि हम सीएस है तो हम आईसीएसआई के पास जाते हैं, जो सीए हैं वो आईसीएआई के पास जाते हैं, जो सीएमए है वो सीएमए मतलब उनके पास जाते हैं, पर जो एडवोकेट है ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पर भी जाए, उनका जहां मन करेगा, जो एमबीए वो कहीं पर भी जाए, बट ये सब लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, पहली बात तो ये। फिर वो कह रहा है एनआईपी इज ए क्रूशियल पिलर, वही बात आ गई ना, क्रूशियल पिलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव टाइमली एंड credible functioning of entire edifice the insolvency and bankruptcy resolution process in administrating the resolution outcome the role of the IP that is encompasses with wide range of function which include adhering to the procedure of the law, मतलब उसको देखना, as well as general management and finance related function, मतलब सारे के सारे फंक्शन देखने, जनरल फंक्शन हो गए, फाइनेंशियल रिलेटेड फंक्शंस हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर लॉ रिलेटेड फंक्शंस हो गए, लीगल फंक्शन हो गया, जनरल फंक्शन हो गया, फाइनेंशियल फंक्शंस हो गया, ये सब कौन देखेगा, आईपी देखेगा जी। IP is required to adhere to a strict code of conduct while performing his obligation under the code and also ensuring that there are adequate procedure and policy laid down and implemented by his team that is deployed on any ongoing CRP। पार्ट 4 ऑफ द कोड लेड डाउन रेगुलेशन ऑफ आईपी, याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था आईबीसी के 5 पार्ट होते हैं, याद करो, पार्ट 1 तो प्रीलिमिनरी हो गया, पार्ट 2 जो हो गया वो कॉर्पोरेट पर्सन की सीआरपी का हो गया, पार्ट 3 हो गया इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी का। मैंने कहा था पार्ट 4 में कौन आते हैं, आईपी, आईपीए, आरपी, आईआरपी, ठीक है, आईयू, ठीक है, आईबीबीआई, ये सब के सब पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ये सब के सब जो है पार्ट 4 के अंदर आते हैं। वही बात लिखिए कि पार्ट 4 में इनसे रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो सारी की सारी पार्ट 4 में आती है। क्लियर है जी। अब यहां पे आओ, अब कह रहा है कोड हैज प्रोवाइडेड 2 tier रेगुलेशन ऑफ आईपी। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं उनको 2 रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती हैं। एक तो जो फर्स्ट ईयर रेगुलेशन है वो रेगुलेशन है आईपीए की। भाई आईपीए जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है वो इनको ट्रेनिंग देता है, वो इनको एजुकेशन की सर्विस देता है, ट्रेनिंग की सर्विस देता है, तो इनको उनकी रेगुलेशन जो है वो भी फॉलो करनी है। फिर बाद में जब ये बन जाएंगे उनको फिर जो फॉलो करनी है 2 tier रेगुलेशन जो है फॉलो करनी है। आईबीबीआई की भी कुछ रेगुलेशन है इससे रिलेटेड, वो भी उनको रेगुलेशन फॉलो करके चलनी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहा है दिस सेव जुडिशियल टाइम, ठीक है जी, इन अपॉइंटमेंट, ये टाइम बचाता है, ऑब्वियस सी बात है। 10 आईपी इज ए क्रूशियल पिलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव, वही सेम बात फिर यहाँ पे कॉपी कर दी जो हमने ऊपर पढ़ी है जी, बार बार एक ही लाइन कॉपी करते जा रहे हैं। देखो दिखाऊं, ऐसे मॉड्यूल के पेजेस नहीं बढ़ रहे सर, मॉड्यूल के पेजेस जो हैं ये देखो, ये और आपको दिखाता हूं ये पैरा सेम कॉपी कर दे, यहाँ पे ले लो, ये पढ़ लो जी,
सेम पैरा जो है इन्होंने यहां से वहां तक ऊपर कॉपी कर दिया जो हम पढ़ के आए हैं, मतलब एक ही पैरा को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब यहां पे आ जाओ जी, अब वो कह रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर IBBI दैट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। अब ये रेगुलेशन 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि किसको हम एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने के। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, कह रहे रेगुलेशन 3(1) lay down the criteria for a person who can be appointed as an interim resolution professional or resolution professional as follow। मतलब इसमें क्राइटेरिया लिखा है कि कौन एज ए IRP और RP की तरह अपॉइंट हो सकता है। बहुत ध्यान से पढ़ना, इससे रिलेटेड मैं तुम्हें केस स्टडी क्वेश्चन भी बना के दूंगा, चेक करूंगा तुम सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब कौन कौन बन सकता है, पहला एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल to be appointed as an interim resolution professional or resolution professional as the case may be for a corporate insolvency resolution process of a corporate debtor if condition if he मतलब वो and all the partner and director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director। मतलब या तो मैं या जिस प्रोफेशनल एंटिटी से मैं आया हूं, जैसे मान लो सर प्रोफेशनल एंटिटी क्या होती है, एक फर्म हो गया, एक LLP हो गया, सर किसकी फर्म हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की फर्म्स हो गया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं उनकी भी फर्म होती है। आपको मैंने दिखाया नहीं था क्या, आपको मैंने IBBI की वेबसाइट खोल के दिखाई तो थी शायद, आपको अगर मैं याद कराऊं, मैंने IBBI की वेबसाइट खोल के, मुझे जो याद आ रहा है आपको मैंने खोल के दिखाई थी। ये देखो जी, ये हमारी वेबसाइट है ना, तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होंगे सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में अगर हम यहां पे चेक करें, ये रहा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अंदर अगर हम गए, यहां पर देखो जी, यहां पे आ रहा है रजिस्टर्ड IPs। रजिस्टर्ड IPs में हम गए, ये देखो आ गया ना रजिस्टर्ड IPs एंटिटी। एक तो इंडिविजुअल है, अगर ही की बात तब हो रही है जब वो इंडिविजुअल है, ही की बात कब हो रही है जब वो इंडिविजुअल है, अगर एंटिटी की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है। अब ये सारी की सारी एंटिटी, जैसे ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल LLP, फिर यहां पर लिखा है प्रीमस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड, फिर वर्सा VRSA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल LLP, फिर उसके बाद ट्रूप्रो इंसॉल्वेंसी सर्विसेज LLP। तो ये सब के सब तुम्हें यहां पे देखने को मिल रही होंगी, ये सारी की सारी एंटिटी हैं। अब इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पार्टनर्स होते हैं, मे बी डायरेक्टर होते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, तो ध्यान से पढ़ना वो किसकी बात कर रहा है, वो IPA की बात नहीं कर रहा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो एंटिटी है वो उसकी बात कर रहा है। अब ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है पहली बात तो ही मतलब वो खुद, एंड ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के सभी पार्टनर और सभी डायरेक्टर जिसका विच ही इज, जिसका वो पर्सन पार्टनर है या डायरेक्टर है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब अगर इंडिविजुअल है तो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट डेटर मेरा रिलेटेड पर्सन ना हो। बट अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक LLP है, मैं उसका पार्टनर हूं, इस LLP के और भी पार्टनर है, इस LLP के और भी डायरेक्टर है, तो वो कह रहे हैं ये लोग भी तेरे साथ साथ ना, ये लोग भी तेरे साथ साथ ये लोग भी कॉर्पोरेट डेटर के रिलेटेड पर्सन ना हो, मतलब ये लोग भी इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर इनका भी लिंक आ गया तो कहीं ना कहीं बायस तो हो गया ना, क्योंकि वो तेरी LLP है, तू बायस रहेगा तो फिर फायदा तो हो ही नहीं रहा, बायसनेस आ गई। गवर्नमेंट ने कहा वो नहीं होना चाहिए, या तू जिस एंटिटी से आया है, जिसका तू पार्टनर है, जिसका तू डायरेक्टर है, तो उसके पार्टनर उसके डायरेक्टर कॉर्पोरेट डेटर्स के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो, explanation is provided to determine when a person shall be considered independent of the corporate debtor, that is if he। अब देखो क्या कह रहा है, अभी नीचे एक्सप्लेनेशन दी आपको, मुद्दा ही निकल कह रहा है कि कब हम ये मान लेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। उसने बोला ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो कब मानेंगे इंडिपेंडेंट है भाई, तो गवर्नमेंट कह रही है अगर यहां पे फॉल कर गए तो आप इंडिपेंडेंट हो, अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कब मानेंगे, पहला if he is eligible to appoint as independent director
on the board of corporate debtor under section 149 of Companies Act 2013 where the corporate debtor is a company। सिंपल सी बात होगी 149 कंपनीज एक्ट का अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो कि वो कंपनी के एम्प्लॉइज ना हो, प्रमोटर ना हो, क्योंकि ये सब लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो वो सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि अगर आप एक उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते नहीं बन सकते हैं, तो मतलब आप इंडिपेंडेंट है, और अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आप आईआरपी भी बन सकते हैं। तो पहली बात उसने बोला आप एलिजिबल हो अपॉइंट होने के एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका जो बोर्ड है वहां पे आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो सकते हो, तो हम ये मान लेंगे आप आईआरपी की तरह भी अपॉइंट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, आप रिलेटेड पार्टी ना हो कॉर्पोरेट डेटर के। अब रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, डेफिनेशन है आईबीसी कोड में, रिलेटेड पार्टी में फैमिली भी आ जाती है, फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो अगर मेरा किसी कंपनी में वो भी आ जाते हैं, मतलब ये सब लोग भी हैं। तो रिलेटेड पार्टी में और भी काफी सारे लोग हैं जो डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी डेफिनेशन में लिखा है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो एम्प्लॉई ना हो, इज नॉट एन एम्प्लॉई और प्रोप्राइटर और पार्टनर, ना वो एम्प्लॉई हो, ना वो प्रोप्राइटर हो, ना वो पार्टनर हो, किसका, ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर इन प्रैक्टिस और कोस्ट ऑडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब जो उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, जो उसके सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं, जो उसके कोस्ट ऑडिटर हैं, उस फर्म का तुम प्रोप्राइटर ना हो, उस फर्म के तुम पार्टनर ना हो, उस फर्म के तुम एम्प्लॉई ना हो। मतलब जो फर्म मेरी कंपनी का, मतलब कॉर्पोरेट डेटर वाली कंपनी का स्टैट ऑडिट कर रही है, सेक्रेटरियल ऑडिट कर रही है, कोस्ट ऑडिट कर रही है, उस फर्म के तुम पार्टनर, एम्प्लॉई या प्रोप्राइटर नहीं होने चाहिए, तो हम मान लेंगे तुम जो हो वो इनएलिजिबल हो, सॉरी एलिजिबल हो, तुम इंडिपेंडेंट हो जी। उसके बाद आप एम्प्लॉई ना हो, आप प्रोप्राइटर ना हो, आप पार्टनर ना हो, किसके, ऑफ ए लीगल और कंसल्टिंग फर्म, उस लीगल और कंसल्टिंग फर्म के जो कंपनी को कंसल्टेंसी दे रही है, जो कंपनी के लीगल मैटर देखती है। टोटल हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कॉर्पोरेट डेटर अमाउंटिंग 5% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। आप उस फर्म के पार्टनर ना हो, उस फर्म के प्रोप्राइटर ना हो, उस फर्म के एम्प्लॉय ना हो, जिस फर्म और कंपनी का बिजनेस जो उसकी टर्नओवर है उसका 5% से ज्यादा बिजनेस जो है वो उस कंपनी से आ रहा है। तो ऑब्वियस से पता गवर्नमेंट कह रही फिर आप बायस हो जाएंगे। अगर आप बायस हो जाएंगे ना तो फिर आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे, बस ये पर ध्यान रखो। क्या बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बोल दूं, यहां से वो तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना वो किसकी बात कर रहा है। पहली बात उसने क्या बोला, इंडिपेंडेंट कौन बनेगा, पहली बात वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंट हो सकता हो। दूसरी बात उसने क्या बोली है, सेकंड बात उसने बोली है वो रिलेटेड पार्टी ना हो। तीसरी बात उसने बोली है कि वो एम्प्लॉई ना हो, प्रोप्राइटर ना हो, पार्टनर ना हो, उस फर्म का जो इस कंपनी की स्टैट ऑडिटर है, सेक्रेटरियल ऑडिटर है या कोस्ट ऑडिटर है, या उस फर्म का एम्प्लॉई ना हो, पार्टनर ना हो, प्रोप्राइटर ना हो, जिस फर्म से 5% या उससे ज्यादा मतलब बिजनेस अगर इस कंपनी को उससे मिल रहा है, ठीक है, तो मतलब तो उस केस में आप नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से कम है फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 और मोर है तो मान लेंगे आप बायस हो, अगर बायस हो तो आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनली बन सकते हैं। क्लियर है? पक्का पक्का? तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है जी। आगे देखो फिर अगला 1A क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर द कमेटी डिसाइड टू अपॉइंट द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिप्लेस द आईआरपी अंडर सेक्शन 22 और रिप्लेस द RP under section 27, it shall obtain the written consent of the proposed resolution professional in form AA of schedule 1। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अब IRP चेंज करोगे या RP चेंज करोगे तो जो बंदा भी तुम अपॉइंट करोगे ना उसकी रिटर्न कंसेंट ले लेना कि वो आने के इंटरेस्टेड भी है नहीं है। भाई आप मुझे अपॉइंट करना चाह रहे हैं बट मैं आपकी कंपनी में नहीं आना चाह रहा, तो बताओ कैसे आऊंगा? मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ना। आप मुझे बुलाने में इंटरेस्टेड हैं, मैं आपके यहां पे आने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो बताओ काम कैसे होगा जी? तो गवर्नमेंट ने कहा फिर यहां पे नहीं आएगा। फिर एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आरपी एज द केस में भी शेल मेक डिस्क्लोजर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ द कंडक्ट। मतलब सिंपल सी बात, आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे अपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तब आप अपॉइंट होगे, नहीं तो आप अपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी में नहीं आओगे। फिर एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और आरपी हु इज अ डायरेक्टर
or partner of an insolvency professional entity shall not continue as the IRP or resolution professional as the case may be in a corporate CIRP if the insolvency professional entity or any other partner or director of such insolvency professional entity represent any other stakeholder in that corporate CIRP। बताओ क्या कह रहा है जी, मेरे को इस पॉइंट का मतलब बता दो बस, 3 का मान जाऊंगा जी। मेरे को सारे बच्चे 3 का मतलब बता दो बस, क्या है, मजा आ जाएगा मेरे कुछ। बता सकते हो? बताओ जी, तीसरे पॉइंट का मतलब समझा दो, क्या कहना चाह रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। बताओ भाई, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं, तुम मेरी वेट कर रहे हो, और रिवीजन चल रही है। क्या हो गया? गूगल ढूंढ के करोगे क्या? गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेपर में तो काम नहीं आएगा, बट वो पेपर में तो अलाउड नहीं है चैट जीपीटी। ना ना प्रीति ना, मतलब कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंटिटी का कोई भी स्टेक होल्ड ना करे। इसका मतलब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी क्या होती है पता है ना? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी इसको कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी है, इसके 3 पार्टनर है मान लो, एक का नाम है लल्लू, एक का नाम है पल्लू, एक का नाम है गल्लू। ये 3 पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें से एक पार्टनर लल्लू जो है, लल्लू ये कॉर्पोरेट डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्पोरेट डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं तुझे रिप्रेजेंट करूं। इसी फर्म का कोई दूसरा पार्टनर या कोई डायरेक्टर वो इसी सीआईआरपी प्रोसीडिंग के जो अदर स्टेक होल्डर है, मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे ही बात कर रहे हैं? क्या ये काम हो सकता है? एक फर्म का एक पर्सन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी फर्म का दूसरा पर्सन दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम सीआरपी में। अलग अलग सीआरपी में फिर कोई दिक्कत नहीं, सेम सीआरपी में तो बायसनेस नहीं आ जाएगी क्या? फिर तो बायसनेस आ जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एन आईआरपी और आरपी हु इज अ डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी शैल नॉट कंटिन्यू, वो आईआरपी नहीं रहेगा और आरपी रहेगा ऐसा केस में भी, इन सीआईआरपी इफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी और एनी अदर पार्टनर डायरेक्टर, वो कह रहे हैं ठीक है जी, एनी अदर पार्टनर डायरेक्टर ऑफ सच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी रिप्रेजेंट एनी अदर स्टेक होल्डर इन दैट सीआरपी, उसी सीआरपी में, उसी सीआईआरपी में वो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो काम कैसे होगा भाई? काम हो ही नहीं सकता जी, फिर तो काम हो ही नहीं पाएगा ना भाई। लल्लू रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्पोरेट डायरेक्टर को, गल्लू रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो ये तो आपस में ही लड़ मरेंगे। तो पता लगे इनके तो एलएलपी खत्म हो गई जी, जो इन्होंने बनाई थी, आपस में लड़ मरे ये। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं है, ये डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में आएगा, इंडिपेंडेंट वाली कैटेगरी में नहीं आ सकता, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये रेगुलेशन 3 दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 3। फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है जी, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये तो हो गया कि कौन कौन इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट हो सकता है वही आईआरपी बन सकता है। अब इंडिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है वो हमने यहां पे देख लिया। अब आगे देखो, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी। अब यहां पे मेन आ रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी भाई? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट कौन हो सकता है वो देख लिया, बट अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? मान लो
लल्लू जो है, लल्लू इंडिपेंडेंट है भाई, उस फॉर्म का कोई दूसरा पार्टनर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, लल्लू इंडिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लल्लू इंडिपेंडेंट है, बस मैं आपसे एक बार जानना चाह रहा हूं, क्या लल्लू अपने आप अपॉइंट हो जाएगा या लल्लू की अपॉइंटमेंट करनी है तो कैसे करनी है? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, वो कहना चाह रहे हैं सेक्शन 16, ध्यान से पढ़ना चाहिए, कह रहे हैं सेक्शन 16 ऑफ द कोड प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी एज फॉलोस। पहला, हु अपॉइंट आईआरपी, आईआरपी को कौन अपॉइंट करेगा? एनसीएलटी शैल अपॉइंट एन आईआरपी ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का मतलब पता समझ गए ना, जिस दिन सीआरपी कमेंस होगी, मतलब क्या हो गया, जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी उस दिन क्या होगा, उस दिन मोरेटोरियम भी होगा, उसी दिन तुम्हारा आईआरपी अपॉइंट होगा और फिर पब्लिक अनाउंसमेंट की बात भी हम यहीं से करेंगे। तो आईआरपी अपॉइंट हो गया सेम डे पर जिस दिन आपने क्या किया, आपने सीआरपी कमेंस किया, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ आईआरपी इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय एफसी और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, याद करो जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन डालता है, जब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालता है, क्या आईआरपी का नाम एप्लीकेशन में देना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता? पहले मुझे बताओ। मैं ओसी की बात नहीं कर रहा, मैं ओसी की बात नहीं कर रहा जी, मैं बात कर रहा हूं एफसी की, मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की। जब वो एप्लीकेशन डालते हैं, जब वो डालते हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 10 में, कौन सा पर्सन आईआरपी बनेगा? क्या इसका नाम प्रपोज करना मैंडेटरी है या नाम प्रपोज करना ऑप्शनल है? मैंडेटरी है जी, याद करो, नाम प्रपोज करना मैंडेटरी है। आपको मैंने पहले भी कहा था एफसी वाले केस में और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट वाले केस में नाम देना जरूरी है। अब यहां पे वो कह रहे हैं जो नाम दोगे ना उसी को हम आईआरपी बना देंगे, उसी को आईआरपी बना देंगे। देखो लिखा है वेयर द एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी इज मेड बाय एफसी और सीए एज अ केस में बी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज प्रपोज्ड, देखो लिखा ना प्रपोज्ड रिस्पेक्टिवली इन द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 710 shall be appointed as IRP if no disciplinary proceeding are pending against him। आपकी कोई प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग यहां पे नहीं है, तो उसी को आप क्या करोगे, अपॉइंट कर लोगे, उसी को आप अपॉइंट कर लोगे, ठीक है। कह रहे अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी इन केस ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय ओसी। अब अगर ओसी है तो ओसी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो नाम देगा या तो वो नाम नहीं देगा। अगर वो नाम देगा तो उसी को आईआरपी या आरपी अपॉइंट कर लेंगे, अगर वो नाम नहीं देगा तो फिर हम बोर्ड के पास जाएंगे, बोर्ड कौन सा, आईबीबीआई, उसको बोलेंगे तुम मेरे को नाम बताओ, फिर वो 10 दिन में रिप्लाई करेगा, फिर जो वो नाम बताएगा अकॉर्डिंगली फिर हम अपॉइंट करेंगे। देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है वेयर द एप्लीकेशन ऑफ सीआरपी इज मेड बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड नो प्रपोजल, देखो नो प्रपोजल फॉर आईआरपी इज मेड, तो नो प्रपोजल the NCLT shall make reference to the board मतलब IBBI for recommendation of insolvency professional who may act as interim resolution professionals। कह रहे a proposal for IRP is made, अगर दिया है under subsection 4 of section number 9 the resolution professional as proposed shall be appointed as IRP if no disciplinary proceeding are pending against him। अगर नाम दिया तो वही होगा, नाम नहीं दिया तो बोर्ड से पूछेंगे, बोर्ड 10 दिन में रिप्लाई कर देगा जी। आगे फिर वो कह रहे हैं रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड, अब बोर्ड रिकमेंडेशन देगा तो द बोर्ड शेल विद इन 10 days ऑफ द रिसीट ऑफ ए रेफरेंस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 रिकमेंड द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एनसीएलटी अगेंस्ट whom no discipline proceeding are pending। फिर वो नाम बताएगा जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही होंगी, उनको फिर हम अपॉइंट करेंगे। आईआरपी के टर्म क्या जी, द टर्म ऑफ आईआरपी शैल कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी सेक्शन 22। अब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, हम आरपी के अपॉइंटमेंट भी करेंगे, अभी तो आईआरपी है ना, ये तो इंटरिम है, इसके बाद आरपी अपॉइंट होगा, तो जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होगा यही आईआरपी काम करेगा जी। और जैसे आरपी अपॉइंट हो जाएगा, मे बी वो यही हो सकता है, यही आरपी शायद आगे जाके आरपी बन जाए या अलग भी हो सकता है, बट जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस ये बात ध्यान दो। इसी आईआरपी को हम कंटिन्यू करके चलेंगे जी। आगे रूल नंबर 9 देखो जी, रूल नंबर 9 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रूल 2016 प्रोवाइड सबमिशन ऑफ रिटन कंसेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हुज नेम इज रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑन आईआरपी व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन टू इनिशिएट सीआरपी 7, 9 और 10। मतलब 7, 9, 10 में जिसको तुम अपॉइंट करने जा रहे हो तो भैया उसको रिटर्न कंसेंट लेना कि वो अपॉइंट होना भी चाहता है, नहीं होना चाहता, जबरदस्ती नहीं है, धक्के मुक्की नहीं करनी है, उससे रिटर्न कंसेंट लो कि उसकी रिटर्न कंसेंट से ही उसे अपॉइंट किया जा रहा है।
द एप्लीकेंट wherever he is required purpose to appoint IRP shall obtain a written consent in form 2 from the insolvency professional for appointment as an IRP and enclose in with the application 7। वही बता रही है कि फॉर्म नंबर 2 में उसकी रिटर्न कंसेंट लोगे, एक फॉर्म नंबर 2 होता है। The application under rule 1 shall be accompanied by a certified confirming the eligibility of proposed insolvency professional for appointment of resolution professional in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Board of India रेगुलेशन 2016। मतलब कह रहे हैं कि साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ेगा कि ये पर्सन जो है वो एलिजिबल है अपॉइंट करने के। अब एलिजिबल कौन बनेगा जी? एलिजिबल वो बनेगा जो रेगुलेशन 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो रेगुलेशन 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा वो पर्सन जो है गवर्नमेंट कह रही वो एलिजिबल बन जाएगा। तो मतलब यहां पे एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन जो है वो एलिजिबल है, क्योंकि रेगुलेशन 3 की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, तो इसकी अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जो? पक्का पक्का। अच्छा, कल तो आपको मैंने टेस्ट रखा था। ओहो नहीं, कल फिर क्लास नहीं लूंगा मैं, कल फिर टेस्ट लूंगा जी मैं आपको। कल फिर मैं आपको केस स्टडी बना के दूंगा, तो कल आपका टेस्ट होगा। मैं भूल गया था, सॉरी। तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, जितना भी अभी तक हमने किया है। आप ये मान के चलो सेक्शन 16 तक, सेक्शन 16 तक इसमें रेगुलेशन 3 भी आएगी। मैं पहले बोल दूं, इसमें रेगुलेशन 3 भी आएगी, ठीक है ना? इसमें रेगुलेशन 3 भी आएगी। इसके अंदर आपकी रेगुलेशन नंबर जो है वो 3 भी यहां पे आएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना? आपका मैं टेस्ट भूल गया था, टेस्ट लेना। अब यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो एक बार ध्यान से जी। अब एक बार इसको पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे जी, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 17 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम कंप्लीट नहीं करेंगे इसको। एक बार चेक करते हैं सेक्शन नंबर 17 है क्या। वो कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय आईआरपी। अब जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट है जी, फॉर्म AAN फॉर्म 2 डिफरेंट है। हाँ वो तो डिफरेंट है। फॉर्म 2 यहां पर फॉर्म 2H, यहां पर फॉर्म 2 की बात हो रही है, ठीक है ना? यहां पर आपकी फॉर्म 2 की बात हो रही है। अच्छा आप सुनो ध्यान से, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। अब सारी मैनेजमेंट किसके पास जाएगी? सारी मैनेजमेंट जो है वो आईआरपी के पास जाएगी। देखो क्या लिखा है, कह रहे सेक्शन 17 ऑफ द कोड प्रोवाइड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय आईआरपी, दैट इज पावर एंड ड्यूटीज ऑफ आईआरपी आफ्टर अपॉइंटमेंट एज फॉलोस। मतलब पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होते हैं आईआरपी की आफ्टर अपॉइंटमेंट? पहला, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी आईआरपी की उसी दिन से क्या होगा? द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेटर शेल वेस्ट इन द आईआरपी। सब कुछ आईआरपी के पास आ जाएगा, जो भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, ठीक है? द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड partners of the corporator as the case may be shall stand suspended and be exercised by the IRP। एम्प्लॉय की पावर खत्म नहीं हो रही। वो किसकी पावर की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो यहां पर पार्टनर्स है उनकी पावर की बात की जा रही है। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें से भी तुम्हारे एग्जाम में केस स्टडी बन चुकी है। इसमें से केस स्टडी बन चुकी है कि किसकी पावर को सस्पेंड किया गया। सबकी पावर को सस्पेंड नहीं, जो पार्टनर्स हैं और जो बीओडी है उनकी पावर सस्पेंड करके किसको दे दिया? आईआरपी को दे दिया। आगे देखो जी, द ऑफिसर एंड मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेटर शेल रिपोर्ट टू आईआरपी। वो किसको रिपोर्ट करेंगे? आईआरपी को। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू सच डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉर्पोरेटर एज मे बी रिक्वायर्ड बाय आईआरपी। अब अगर उनको एक्सेस चाहिए आईआरपी को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको एक्सेस देना पड़ेगा चेकिंग करने के लिए। मतलब अब जो तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी वो रिपोर्टिंग आईआरपी के सामने होगी, वो रिपोर्टिंग बीओडी के सामने नहीं होगी, ना ही वो रिपोर्टिंग पार्टनर के सामने होगी। जो भी तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है वो सारी आईआरपी के सामने होगी। फिर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शेल एक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आईआरपी इन रिलेशन टू सच अकाउंट्स एंड फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट डेटर अवेलेबल विद देम टू द आईआरपी। मतलब जो भी अब जो बैंक होंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, जो एनबीएफसी होंगे, वो भी जो रिपोर्ट देंगे वो आईआरपी को देंगे। जो उसके अकाउंट्स मेंटेन है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो सारी की सारी आईआरपी के पास जाएगी। ये 3-4 पॉइंट बहुत ध्यान देना, इसमें से भी केस स्टडी फ्रेम हो सकती है। पहली बात, जिस दिन आईआरपी हमने अपॉइंट किया
उस दिन से क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे आईआरपी के पास, ठीक है। दूसरा, बीओडी पार्टनर्स की पावर सस्पेंड, उसकी पावर जो है अब आईआरपी को दे दी जाएगी। तीसरा, जो भी रिपोर्टिंग करनी है, चाहे उसके एम्प्लॉई हो, स्टाफ हो, कंपनी, जो भी रिपोर्टिंग होगी वो आईआरपी के पास होगी, सारे के सारी रिपोर्टिंग जो है वो आईआरपी के पास होगी इस सीआईआरपी से रिलेटेड। अब फिर लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक, एनबीएफसी, तो वो जो भी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जो भी रिपोर्टिंग होगी वो भी आईआरपी के पास ही करेंगे, क्योंकि अब बीओडी और पार्टनर्स यहां से साइड हो चुके हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, ठीक है। अब यहां पे एक बार चेक करना, आईआरपी प्रोफेशनल वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अब यहां पे क्या करेगा जी, एक्ट एंड एग्जीक्यूट इन द नेम ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर ऑल डीड्स रिसीट एंड अदर डॉक्यूमेंट इफ एनी। मतलब अब वो कॉर्पोरेट डेटर के ब्याह पे सब काम करेगा, डीड को साइन करेगा, डीड को पढ़ेगा, डीड को रखेगा, मेंटेन करेगा, वो सारी बातें। टेक सच एक्शन इन मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। Have the authority to access electric record of corporate debtor from the IU having financial information of corporate debtor, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड वो एक्सेस कर सकता है IU के माध्यम से। Have the authority to access books of accounts, records and other relevant document of corporate debtor available with the government authority, statutory auditor, accountant and such other person as may be specified। इन सबके पास भी जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी एक्सेस करने की पावर IRP को दे दी गई है। बी रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे मेन पॉइंट है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईआरपी की है, मतलब जितनी भी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो सारी की सारी आईआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आईआरपी जो होगा वो लाइबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक केस लो है, उसको एक बार अभी पेंडिंग करते हैं, क्योंकि ये केस लो हम जब सेक्शन 18 कर पाएंगे उसके बाद ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। और यहां से सेक्शन नंबर 18 आपका अब स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका सेक्शन नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन 18 जो है वो है ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, कि आईआरपी की ड्यूटीज क्या क्या है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने किए पावर्स, एक तरह से आईआरपी की पावर्स क्या क्या है, राइट्स क्या क्या हैं। राइट्स एंड पावर्स जो है वो सेक्शन नंबर 17 का मैटर है। आईआरपी की ड्यूटीज क्या क्या हैं वो सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 18 के अंदर लिखी हैं। उसके बाद 19 जो है वो जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉइज हैं, उस कंपनी का स्टाफ है, वो उनको कोऑपरेट करेगा। किसको कोऑपरेट करेगा? आईआरपी को। नहीं करेगा उसको सस्पेंड कर देंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर 19 है। फिर 20 के अंदर आएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेटर एज गोइंग कंसर्न, कि इसका काम जो है वो कंपनी को गोइंग कंसर्न में चलाना है, उसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, मतलब उसके लिए आईआरपी को कुछ भी करना पड़े। काम क्या है? कंपनी को गोइंग कंसर्न में कंटिन्यू करना। किसका काम है? आईआरपी का काम है। बस ये पर ध्यान दो, कंपनी को गोइंग कंसर्न में चलाना। तो कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे, उसके लिए फिर यहां पे सेक्शन नंबर 20 आएगा। और अगर आप चेक करोगे 20 के बाद यहां पे आ गया सेक्शन नंबर 22, क्योंकि 21 यहां पे दिया नहीं हुआ। 21 तो मीटिंग का है, अपॉइंटमेंट हो रही है आरपी की। फिर 23 आरपी काम करेगा जी। फिर 24 आएगा सीधा मीटिंग ऑफ सीओसी। 25 में आएगा ड्यूटीज ऑफ आरपी, ठीक है। या उसके बाद फिर यहाँ पे रेगुलेशन 3A है। और देन फिर आप उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा पैक हो जाएगा। और देन फिर अगला चैप्टर जो होगा उसमें होगा मीटिंग ऑफ सीओसी। और सीओसी बनती कैसे है, सीओसी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो ये है। मतलब इस चैप्टर में ना सारी की सारी बातें आईआरपी और आरपी की हैं, उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो यहां पे होंगी जी। सेक्शन 17 में भी पावर एंड ड्यूटीज लिखा है, तो कौन सी ड्यूटीज लिखनी है? जो यहां पे लिखी है जी, ये तो नहीं ना, ये सारी की सारी ड्यूटीज ही तो हैं सेक्शन नंबर 17 की। ये देखो जी, यहां पर जो की है, पहली बात तो यहां पर आईआरपी जो है यहां पे वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स शेल क्या क्या काम करेगा ये जी। तो ये इसके ड्यूटीज हैं, मतलब एक तरह से ये पावर्स एंड ड्यूटीज में यही आप पॉइंट लिख के आओगे, अलग अलग नहीं पूछेगा, वो दोनों एक साथ ही पूछेगा। पावर्स एंड ड्यूटीज बताओ जी।
तो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 17 का आ गया ये रज। तो यही पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, यहां से लेके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट बस आपको लिख के आने हैं जब वो पावर्स एंड ड्यूटीज पूछेगा जी। ठीक है, 16 में आईआरपी के अपॉइंटमेंट है, 16 के अंदर क्या है, 16 में फिर आईआरपी की अपॉइंटमेंट हो रही है कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। अच्छा एक काम करना, चलो एक काम करो, भी हमने सेक्शन नंबर 18 रिवाइज नहीं किया, एक बार चेक करना तुम्हें एक केस लो पल्ले पड़ रहा है, एक बार थोड़ा सा देखना वैसे खुद, एक बार खुद एनालाइज करके देखो कि क्या ये केस लो तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, एक बार चेक करना। एक बार चेक करो क्या ये तुम्हें केस लो पढ़ रहा है। हाँ जी, क्या क्या पल्ले पड़ रहा है बताना जी, क्या पल्ले पड़ रहा है बताओ, क्या पल्ले पड़ रहा है। तुम्हें ये नहीं फील हो रहा कि सेक्शन 17 दोबारा से रिपीट कर दिया, है तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि सेक्शन 17 दोबारा से रिपीट कर दिया जी, मेरे को तो ये लग रहा है जी, सेम डिट्टो कॉपी कर दिया। अच्छा ये 17 जो है सेम इन्होंने यहां पर मतलब इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया जो ऑलरेडी 17(1) पहले भी कह चुका है। ठीक है, ऑलरेडी 17(1) पहले भी कह चुका है, तो आई थिंक इस जजमेंट के अंदर कुछ खास है नहीं। वैसे सर क्या एग्जाम के अंदर बन सकता है, नहीं एग्जाम के अंदर बनने की भी कोई मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सेम जो 17 में लिखा है सेम इस जजमेंट के अंदर लिखा है। अरे सुनो, मैं 17 भी तुम्हारे कल के टेस्ट में दूंगा जी, 17 भी तो मैं तुम्हारे कल के टेस्ट में दूंगा, ध्यान रखना 17 भी तुम्हारे कल के टेस्ट में दूंगा। अब कल का एक होमवर्क सुनो पहले तो, 18 सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 ये कल आपने तीनों पढ़ने हैं यहां तक जी। सेक्शन 21 तो हम आगे रखे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, यहां तक आपने पढ़ने हैं जी ये, ठीक है ना, सेक्शन 20 तक। अच्छा हो सकेगा तो मैं 20 तक की भी केस स्टडी बना दूंगा, देखता हूं ना भाई 3 सेक्शन मैंने रिवाइज नहीं कराए, तुम खुद रिवाइज कर रहे हो, उसके बेस पे तुम आंसर क्या देके आते हो, चलेगा भाई, थोड़ा आइडिया तो लगे ना कि अगर हम खुद रिवीजन कर रहे हैं उसमें से अगर एक आधी केस स्टडी आ गई तो क्या उसको हम अटेम्प्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो मैं वैसे रिवीजन कराऊंगा इसकी मोटा मोटी, बट एक बार 20 तक की केस स्टडी मैं तुम्हारे एक पेपर में कल दूंगा। 18, 19, 20 ये 3 पढ़ के आने, यहां तक की केस स्टडी कल मैं तुम्हारे पेपर में दूंगा, तो 10 केस लो दे दूंगा, तो 10 केस लो, 10 केस स्टडी में से देखते हैं कि आप आंसर क्या देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, उसके आंसर फिर मैं आपको बाद में दूंगा, फिर आप चेक करना कि वो आंसर आपके सही से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है नी, चलो तो उसका टेस्ट बना के कल मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप में जो मैं टेस्ट बना के डालूंगा अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो सुबह ही डालूंगा जी, सुबह ही डालूंगा जी, ठीक है ना, क्योंकि कल तो फिर दोपहर को तो पार्टी है हमारी, फेयरवेल पार्टी है, तो सुबह ही डालूंगा। ठीक है, सुबह कल मैं टेस्ट बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलो ओके जी, तो फिर मिलेंगे कल। टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन आप एक बार करेंगे अच्छे तरीके से, आप ये मान के चलेंगे जैसे आपका पेपर हो रहा है वैसे आप सोल्व करके देखना। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।